दोस्तों, जब भी भारत पर विदेशी हमलों की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम ही आते हैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और मुगल साम्राज्य। ये हमले 8वीं सदी के बाद शुरू हुए थे और सबसे पहला मुस्लिम हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के आने से भी सैकड़ों साल पहले भारत पर कई नॉन मुस्लिम विदेशी आक्रमणकारियों ने भी हमले किए थे। उन्होंने भारत के कई हिस्सों को लूटा, कब्जा किया और लंबे समय तक राज भी किया। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 4 बाहरी आक्रमणकारियों के बारे में बताएंगे जो इस्लाम के जन्म से पहले भारत आए थे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अपना हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक खुद को नहीं पहचान सकते। भारत पर सबसे पहले हमला करने वालों में ग्रीक लोग शामिल थे। उनके हमले मौर्य काल से पहले और बाद तक जारी रहे। भारत का पश्चिमी हिस्सा इन ग्रीक आक्रमणों से बार बार जूझता रहा। अगर बात करें कि ये हमले कब और कैसे हुए, तो सबसे पहला बड़ा हमला हुआ सिकंदर, या जिसे पश्चिमी में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। ये दुनिया को जीतने निकले। सिकंदर ने अफगानिस्तान से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में कदम रखा और 2 साल तक यहाँ कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसने ई क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। बाद में सिकंदर के भारत छोड़ने के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने यहाँ की सत्ता संभाली। लेकिन दोस्तों, सिकंदर के हमले का एक बड़ा असर ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य के उदय की ज़मीन तैयार हो गई। हुआ यूँ कि सिकंदर के जाने के महज 1 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पश्चिमी हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। इस कब्जे ने उन्हें एक मजबूत सेना खड़ी करने का मौका दिया, जिसकी ताकत से उन्होंने नंद वंश को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का टकराव सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जिसमें सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद दोनों के बीच एक संधि हुई और मौर्य साम्राज्य के अंत तक ग्रीक लोगों ने भारत पर दोबारा हमला नहीं किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, तभी एक और ग्रीक शासक डेमेट्रियस प्रथम ने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने भारत में ही रहना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ सालों बाद एक और ग्रीक राजा यूक्रेटिस ने डेमेट्रियस को हराकर उसकी जगह खुद शासन संभाल लिया और तक्षशिला को अपना राजधानी बनाया। इन दोनों ग्रीक राजाओं डेमेट्रियस और यूक्रेटिस ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। मगर ग्रीक आक्रमण यही नहीं रुके। मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ के समय एक और ग्रीक राजा मिनांडर या मिलिंड ने डेमेट्रियस के साथ मिलकर सिंधु नदी के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। बौद्ध जातक कथाओं में मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है। तो मिलिंद पन्हा नाम की प्रसिद्ध किताब में मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद मिलता है, जिसमें मिलिंद के बौद्ध धर्म अपनाने का जिक्र है। तो मिलिंद ग्रीक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध हुआ। उसने स्वात घाटी से लेकर मथुरा तक राज किया। दोस्तों, ग्रीक के बाद भारत में हमला करने वाले अगली ताकत थी शक। शकों ने भारत पर लगभग 250 वर्ष तक शासन किया। आज जिस शक संवत यानी उपयोग हमारे देश में किया जाता है, वो इन्हीं शक राजाओं के देन है। यह कहानी शुरू होती है 78 ईस्वी से, जब शक वंश का भारत में प्रवेश हुआ। तो महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी शकों का जिक्र मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि जब उत्तर भारत में शुंग वंश कमजोर पड़ने लगा, तब इन बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर चढ़ाई की। शुंग वंश जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता में आया था, उस समय उत्तर भारत में कमजोर स्थिति था। शक मूल रूप से जो सिंजियांग क्षेत्र के निवासी माने जाते हैं, जो आज के उत्तरी चीन और यूरोप के बीच स्थित है। उन्हें मध्य एशिया के सिथियन जनजाति की शाखा भी माना जाता है। शक हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके भारत में दाखिल हुए। शक शासकों में रुद्रदमन प्रथम सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, जो 130 ईस्वी पूर्व में राजा बने। उनका साम्राज्य कोंकण, नर्मदा घाटी, काठिया वार, गुजरात और मालवा तक फैला था। रुद्रदमन ने एक हिंदू महिला से विवाह कर हिंदू धर्म को अपनाया और सतवाहन वंश से भी वैवाहिक संबंध बनाए। लेकिन आगे चलकर सतवाहन सम्राट गौतमी पुत्र सतकर्णी से पराजित होने के बाद शक साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। शकों के पतन के बाद भारत में कदम रखा कुषाण वंश ने। पहला हमला उन्होंने लगभग
60 ईस्वी में किया। इतिहासकारों के अनुसार कुषाण तिब्बत के यूची कबीले से संबंधित थे। हुनों के हमलों से परेशान होकर उन्होंने अपना इलाका छोड़ा और शकों पर चढ़ाई कर दी। इसके बाद उन्होंने काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। कुषाणों के पहले प्रमुख शासक कुजुल कदफिसेस माने जाते हैं, जिन्होंने पल्लवों को हराकर उत्तर पश्चिम भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। कुषाणों का साम्राज्य धीरे धीरे पश्चिमी पंजाब तक बढ़ गया। इस वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था कनिष्ठक। अफगानिस्तान में आज भी कई स्थान और बच्चों का नाम कनिष्ठक के नाम पर रखे जाते हैं। जो सम्राट कनिष्ठक का साम्राज्य कश्मीर से लेकर उत्तरी सिंध, पेशावर और सारनाथ के पार तक फैला हुआ था। 151 ईस्वी में कनिष्ठक की मृत्यु हुई, लेकिन उनके समय में कुषाण साम्राज्य चीन तक पहुंच गया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे फैलाने में अहम भूमिका निभाई, मगर साथ ही अन्य धर्मों को भी सम्मान दिया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भगवान कार्तिकेय की पूजा को बढ़ावा दिया। इस तरह जो आक्रमणकारी कभी बाहरी थे, वो आगे चलकर भारत की मिट्टी और संस्कृति में रस बस गए। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी पहले जो आक्रमण हुए वो मध्य एशिया की हून जनजातियों की तरफ से हुए थे। ये जनजाति अत्यंत बर्बर मानी जाती थी। सबसे पहला हमला हुनों ने 458 ईस्वी में किया। उस वक्त भारत में गुप्त साम्राज्य की हुकूमत थी और साम्राज्य अश्कनगुप्त सत्ता में था। अश्कनगुप्त ने हुनों को न सिर्फ हराया बल्कि उन्हें भारत से पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अश्कनगुप्त दुनिया के पहले ऐसे राजा माने जाते हैं जिन्होंने हुनों को पराजित किया। इसके बाद 666 ईस्वी में हुनों ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार की अश्कनगुप्त ने उन्हें मत दे दी। मगर 484 ईस्वी में जब हुनों ने पूरे जोर के साथ हमला बोला, तब वो कामयाब हो गए, क्योंकि अश्कनगुप्त अब जीवित नहीं थे और उनके उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर हुनों ने पंजाब और मालवा जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया और यही बसना शुरू कर दिया। उत्तर पश्चिम भारत में हुनों की लूटमार और तबाही के कई उल्लेख मिलते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक राज किया। हालांकि दक्षिण भारत में वो कभी प्रभाव नहीं जमा सके। इतिहासकारों मानते हैं कि हुन मूल रूप से उत्तरी चीन की जंगली और बर्बर जातियों में से एक थे, लेकिन भारत के पौराणिक ग्रंथों में इनका बारे में कुछ अलग विवरण भी मिलते हैं। मथुरा जैसे धार्मिक शहरों में उन्होंने भारी विनाश किया, मंदिरों, जैन और बौद्ध स्तंभों को नुकसान पहुंचाया और वहां से कई सिक्के भी मिले जो उनकी उपस्थिति की पुष्टि की। अतः 528 ईस्वी में मालवा के राजा यशोवर्मन और बालादित्य ने मिलकर हुन राजा त्रामान को हरा दिया। इसके बाद हुन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हुनों में जो सबसे शर्मशील और क्रूर शासक हुआ उसका नाम था मिहिरकुल। चीनी यात्री जो हनुसांग लिखता है कि मिहिरकुल ने बौद्ध धर्म पर जबरदस्त हमला किया और कई बौद्ध मेटो स्तंभों को नष्ट कर डाला। इसके बाद कोई बड़ा हुन शासक इतिहास में दिखाई नहीं देता। हुनों के हमलों का भारत पर गहरा असर पड़ा। विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म का लगभग पतन हो गया और गुप्त काल में जो व्यापार चरम पर था वो भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। हुनों के पतन के कुछ ही वर्षों बाद सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और यहीं से भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का दौर शुरू हुआ, जो आगे चलकर मुगल शासन और फिर ब्रिटिश हुकूमत तक जारी रहा। तो दोस्तों, ये थी इन बर्बर आक्रमणकारियों की कहानी जो मुस्लिम आक्रमणों से बहुत पहले भारत को निशाना बना चुके थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इतिहास के ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।